भाजपा विधायक दिलीप रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। बस अब प्रधानमंत्री जी हाल फिलहाल में आए थे आपदा क्षेत्रों का जायज़ा लेने के लिए। किस तरह का ये जायज़ा रहा भी, और क्योंकि ये कहा भी जा रहा है कि 1200 करोड़ जो है उत्तराखंड को दिए भी हैं। देखिए, मैं तो बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का। उनकी संवेदनशीलता है कि वे ऐसे हमारी ऐसी विकट परिस्थिति में वो हम लोगों के बीच में आए, हमारे दुःख बाँटने का, बाढ़ पीड़ितों का दुःख बाँटने के लिए आए। उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि जो धनराशि दी है बहुत होती है 1200 करोड़ रुपए, और इसके साथ-साथ वो अन्य सड़कों के लिए अलग से पैसे भी देते हैं। और मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य के लिए, सड़कों के लिए अलग से भी हमको पैसा मिलता है। तो मैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन विपक्ष कह रहा है ये तो ऊँट के मुँह में जीरा है पैसा। देखिए, मैं तो केवल विपक्ष से ये कहना चाहता हूँ कि जब आप केंद्र में थे और स्टेट में थे, तब आप देख लेना कि आपकी तरफ से कितना पैसा स्टेट को मिलता था। और ये वो लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कभी उत्तराखंड के बारे में सोचा नहीं। बस अब आपदा का क्षेत्र, क्योंकि अब उत्तराखंड के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो आपदा की चपेट में हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह से, क्योंकि आपदा लगातार बढ़ रही है और कई जगह पर भारी नुकसान भी हुआ है, लोग परेशान हैं। देखिए, ये बड़ा चिंता का विषय है कि जो हिमालय क्षेत्र हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, निश्चित रूप से बहुत भारी क्षति हुई है इसमें। और इसका भी तो वैज्ञानिक परीक्षण होना चाहिए, और उसके बारे में विकास को भी एक सीमित तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि ये भारी नुकसान हमको ना हो पाए। तो ये इस पे भी चिंता करनी चाहिए। बस अब राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं कि ताकि आपदा पीड़ितों को राहत मिल सके। देखिए, आपदा में ये पहली बार हमारी सरकार का ही गंभीरता है कि आप देखोगे कि कोई भी सड़क जो है, कभी आपको 24 घंटे से बहुत कम सड़कें होंगी जो 24 घंटे से ज़्यादा बंद होंगी। हर जगह, हर सड़कों पे मशीनें लगी हुई हैं। आपदा के लिए हमें एसडीआरएफ बिल्कुल चैतन्य है, वो सतर्क है। और मैं समझता हूँ कि यही नहीं, जितनी इतनी बड़ी बड़ी धरा ली हुई जितनी भी ये घटनाएं हुई हैं हमारी आपदा से, उसके लिए सरकार ने जिस गंभीरता के साथ प्रयास किया, और निश्चित रूप से एक मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय और हमारी सरकार को बहुत बहुत ये धन्यवाद देना चाहिए, जनता को भी, और तमाम उन लोगों को भी जो विरोधी हैं। बस अब चार धाम यात्रा लगातार जारी है, लेकिन इस बार काफ़ी ये भी देखने में आया कि जैसे जैसे आपदा हुई, लोगों में एक भय का माहौल भी बना। और अब ये भी देखा जा रहा है कि स्थिति ये है कि काफ़ी कम लोग जो हैं चार धाम यात्रा में जा रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखो, आपदा जब होती है, और देखो आपदा कोई किसी के द्वारा तो पैदा की नहीं जाती, ये तो स्वाभाविक रूप से होती है। और आपदा जब हो जाती है, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस पे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। और देखिए, जब आपदा होती है तो जो हमारे पर्यटक हैं उनकी चिंता का विषय है। इसलिए ये सावधानी के लिए वो ठीक भी है कि वो नहीं आए या कम आए। और मेरा अभी भी निवेदन है कि जो ही अभी ये बरसात का समय ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ, आप देखना कि कितनी भारी संख्या में लोग फिर दोबारा से चार धामों की यात्रा के लिए आएंगे। अच्छा, जैसे विशेषज्ञ कहते हैं कि विकास ही विनाश का कारण बन रहा है, क्योंकि पहाड़ों में जिस तरह से विकास कार्य चल रहे हैं, कई जगह पर रास्ते चौड़े किए जा रहे हैं, पहाड़ों की कटिंग की जा रही है, उस पर आप किस तरह से चिंता जताते हैं। देखिए, ये निश्चित रूप से है कि जब विकास होता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। और ये बात सही है कि कभी कभी हम सीमा से बाहर चले जाते हैं, ज़्यादा छेड़छाड़ प्रकृति के साथ हो जाती है, तो वो उसका नुकसान हम लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन प्रगति विकास भी रोका नहीं जा सकता। इसलिए चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे जो भू कटाव हो, इसको रोकने के लिए भी पैरेलल एक व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिए। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ ताकि आने वाले समय में रोजगार उपलब्ध भी हो सके, देश आगे भी बढ़ सके। आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप स्वदेशी अपनाओ को। देखिए, ये तो निश्चित रूप से है कि जिस देश का अपना उत्पादन होता है, तो वो देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होती है। और ये निश्चित रूप से जो लोकल को वोकल, ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक नारा है, और सभी लोगों का भी एक, हमारा तो बल्कि संघ परिवार के द्वारा तो एक संगठन ही इसी स्वदेशी जागरण मंच का है। तो मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से अब जब भी हम लोग अपने स्वदेशी सामान का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, ज़्यादा चलन में लाएंगे, तो निश्चित देश बहुत मजबूत होगा, और स्थानीय प्रत्येक व्यक्ति मजबूत, जो आर्थिक रूप से मजबूत होगा। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस कह रही है कि वोट चोरो गद्दी छोड़ो। किस रूप में आप उनके इस नारों को भी देख रहे हैं, और लगातार वो वोट चोरी के आरोप भी लगा रहे हैं आप लोगों पर। देखिए, अगर वोट चोरी की बात वो कहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पहले तो केवल उनसे ये पूछना चाहिए कि ईवीएम किसके समय में आया।
ईवीएम अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में आया तो तब हम कह सकते हैं कि हाँ, उन्होंने ये सिस्टम अपने लिए बनाया। लेकिन अगर उनके लिए आया हो और उन्होंने उन्होंने इसको प्रयोग किया हो तो निश्चित रूप से ये समझ लो कि अगर वो जनता उनको नकार रही है तो ये उनकी खींच है। और जिस प्रदेशों में उनकी सरकार बनी है, क्या वो वोट चोरी करके बने हैं? तो ये पहले उनको आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, तभी उनको इस बात का एक आरोप लगाना चाहिए। प्रदेश में भी लगातार कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है, खासकर हरक सिंह रावत जी कह रहे हैं कि बीजेपी की अंत्येष्टि कर देंगे। देखिए, कांग्रेस का 5-4 साल तक सोना हमारे ये लोकतंत्र के लिए भी बहुत भारी पड़ा है। क्योंकि देखिए, ये बात सही है कि अगर सत्ता पक्ष को जगाने के लिए विपक्ष का बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर वो चौकीदार जागते रहो नहीं कहेगा तो वास्तव में मालिक जो है वो सो जाता है। तो ये काम उन्होंने 4 साल से तो नहीं किया। अब जाके उनको थोड़ा चेतना जागी, और वो भी ऐसी बैसाखी पे जिस बैसाखी ने कई बार उनको नीचे गिरा दिया हो, जिन्होंने हटा के, जिन्होंने उनके एक विधायक ने उनके एक इन लोगों के पास जिन्होंने सरकार को तोड़ा है उस समय, उनको कहा था कि ये लंगड़े घोड़े हैं और फिर उन पे विश्वास कर रहे हैं। जब उन्हीं के लोग उन पे विश्वास नहीं कर रहे और आज उन्हीं को आगे बना के आगे ला के आप अपना नेतृत्व सौंपना चाहते हैं या उनके आगे आप राजनीति करना चाहते हैं, तो ये समझ लो कि ये उनका एक मजबूरी भी है और दिवालेपन भी है। क्योंकि ये भी देखा जा रहा है, हरक सिंह रावत जब कैबिनेट मंत्री थे तो आपकी विधानसभा सीट पर भी उनकी खासी नज़र थी लैंसडाउन से चुनाव लड़ने की। उस समय भी काफ़ी तीखे तेवर दिखा रहे थे और अभी भी, क्योंकि पूरी बीजेपी को ही अब घेरने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं अब कोई बयान दे दूंगा तो विवाद हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि उनकी नज़र तो बहुत सारे लोग चीज़ों पे रहती है, और आप समझते हैं कई बार इन इन नज़रों के कारण वो बहुत विवाद में भी रहे हैं। तो इसलिए ये कि मैं तो समझता हूँ राजनीति में वो नॉन सीरियस आदमी हैं। आप कुछ नहीं है, 10 साल के उनके बयान उठा दीजिए और आप देखेंगे कि रात को उनके बयान को चाहिए, सुबह बिल्कुल उसके उलट होंगे। तो इसलिए मैं अब ज़्यादा मैं समझता हूँ कि राजनीति के लिए वो गौण हो गए हैं और कोई सीरियस व्यक्ति राजनीतिक नहीं है। वैसे आपके क्षेत्र में आपदा से क्या इस बार नुकसान हुआ? और क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि उस क्षेत्र में भी काफ़ी नुकसान देखा जाता है। देखिए, सड़कें बहुत सारी बरसात की, क्योंकि अब की बार ज़्यादा बरसात हुई है, 30% ज़्यादा बरसात हुई है, सड़कें टूट गई हैं, बहुत सारे लोगों के मकान भी गिरे हैं। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि सारे सड़कों को दोबारा खोल भी रही है, उनको बनाने का प्रयास भी कर रही है, और मैं समझता हूँ कि जो ही बरसात खत्म होगी इन सब चीज़ का निवारण कर दिया जाएगा। मेरा अंतिम सवाल ये है कि मानव और जीवों की जिस तरह संघर्ष की बातें आप लेकर के सदन से लेकर सड़क तक आते हैं, आप अक्सर ये कहते हैं, अब इसमें क्या कोई सरकार कुछ पहल कर रही है क्या कि आने वाले समय में मानव संघर्ष और वन्य जीवों का संघर्ष आपस में रुक सके? देखिए, ये निश्चित है कि जंगल का भूभाग पहले की अपेक्षा घटा है, लेकिन उत्तराखंड में बढ़ा है। उत्तराखंड में इस समय मैं समझता हूँ कि 70% के लगभग जो है हमारा भूभाग बढ़ा है। और इसलिए और बहुत सारे हमारे चाहे टाइगर हैं चाहे लेपर्ड हैं, बहुत सारी संख्या बढ़ी है। हम ये कह हमारा ये निवेदन है कि सरकार को भी, या जो हमारे ये जो वन्य प्रेमी हैं उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि इसका वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक तरीके से जो है इसका संरक्षण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मानव जीवन पे वो भारी पड़ जाए, इसलिए इसको संयमित करना चाहिए। और इसी को लेकर मैंने विधानसभा में एक डिबेट की थी, और उसका फलस्वरूप ये है कि अभी माननीय वन मंत्री जी का मुझे पत्र आया है कि हमने एक मसूदा बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया है, और जो संबंधित एनजीटी है, बाघ प्राधिकरण है, उन सबको हमने एक संज्ञान लिया है कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इसमें नई सिरे से क्या चिंतन किया जाए। विशेष सत्र की भी मांग की थी आपने। नहीं, तो वो असल में मैंने कहा था कि विशेष सत्र किया जाए, विशेष सत्र नहीं हो पाए तो आप डिबेट दीजिए, तो एक दिन की उन्होंने डिबेट दी थी। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ सरकार का। और क्योंकि अभी खैर भले वो उतनी जितना मेरी इच्छा थी वो नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ चीज़ें का सॉल्यूशन हुआ है, और अभी मेरा प्रयास है कि मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा और संघर्ष रखूँगा। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए दिलीप रावत जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद जी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, प्रधानमंत्री जी हाल फिलहाल में आए थे वो उत्तराखंड और आपदा क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए 1200 करोड़ की धनराशि भी दी। किस रूप में आप उसको देख भी रहे हैं और आपदा के समय में धनराशि? माननीय प्रधानमंत्री जी अभी आपदा ग्रस्त इलाके में गए, और हिमाचल भी गए, पंजाब भी गए, और हमारे यहाँ सिर्फ 1200 करोड़ रुपए उन्होंने स्वीकृत किए। घोषणा की बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी आपदा आई। यहाँ मान लो कम से कम 5000 करोड़ उन्हें देने चाहिए थे
1200 बहुत कम दिए गए, क्योंकि यहाँ यहाँ कम इसलिए दिए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, क्योंकि यहाँ अभी चुनाव नहीं है। अ, आज बिहार में चुनाव है, वहाँ पर 11,000 करोड़ की घोषणा की, क्योंकि वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं देखा कि कहाँ कितनी आपदाई, कितना नुकसान हुआ। वो चुनाव को देखते हुए घोषणा करते हैं पैसों की, इसलिए जो उन्होंने यहाँ पर घोषणा की बहुत कम की। बस अब लगातार ये भी देखने में नज़र आ रहा है कि कांग्रेस लगातार विपक्ष के तौर पर जिस तरह से आक्रामक रूप अपना रही है, भाजपा को चेताने की कोशिश करे, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो पुलिसिंग हो, किस रूप में आप देख भी रहे हैं, क्या कहेंगे उसको? नहीं, आपके सामने यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में इस टाइम भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और हमने जब हमारा भी गैर सैन्य में सत्र चल रहा था, हमने 310 की 310 पे हमारी सूचना लगी। हम विपक्ष चाहता था कि 310 में इस पर चर्चा हो, क्योंकि आज पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार में लिप्त है और कोई अधिकारी कोई सुनने वाला नहीं है। जहाँ तहाँ हमारी बहन बेटों के साथ छेड़खानी, बलात्कार, लूट पाट, यानी कि बहुत क्राइम बढ़ा हुआ है। तो सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए हमें मजबूर होकर रात में विपक्ष को सभी विधायकों को हम वहाँ पर अपना नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हमें गैर सैन्य विधानसभा में सोना पड़ा, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी चर्चा हो, जो आज पूरे प्रदेश के जो हालात है उस पर चर्चा होनी चाहिए। मगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। सरकार नहीं चाहती कि इस तरह जो यहाँ पर कमियां हैं वो विपक्ष उठाए, और वो दबाने, हमारी बात को दबाना चाहती है। मगर अब हम दबने वाले नहीं हैं। हम 2027 तक इसी तरह अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और हम सरकार को मजबूर करेंगे। आज जनता सब जान चुकी है, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। 2022 छोड़ आज 26 लगने वाला, 25 चल रहा है। किसानों के सिर्फ 6 साल में सिर्फ 10-12 रुपये गन्ने का रेट बढ़ा है। क्या उससे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? हमारे कीटनाशक दवाई, हमारे कृषि यंत्र, हमारे डाई, यूरिया, कितने रेट बढ़ चुके हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या आज युवाओं को नौकरी मिली? आज युवा पढ़ लिख कर डिग्री हाथ में लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं, उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली। आज जो हमारे यहाँ, हमारे प्रदेश में क्या पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है। तो इसलिए सरकार ने जो वादे किए थे वो सब उनके झूठ निकले। और आज जनता समझ चुकी है कि इस देश को अगर चला सकती है कांग्रेस, चला सकती है। इसलिए आज पूरे आप बिहार देख लो, चाहे जहाँ देख लो, जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ है। और आने वाले 27 में भी इंशाल्लाह हमारी कांग्रेस की सरकार है। लेकिन भाई साहब ये भी देखने में नज़र आ रहा है कि राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हुई है बड़े पैमाने पर, और वोट चोरी की बात को लेकर के वो चाहे बिहार हो या फिर अन्य राज्य हों, वहाँ पर तमाम आक्रोश भी व्यक्त कर रहे हैं। किस रूप में आप देख भी रहे हैं? और राहुल गांधी क्योंकि लगातार ये बात कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। नहीं, वोट चोरी तो ये जो हमारा नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़, माने वोट चोरी हो रही है। अब देखो, लगभग 60 लाख वोट काट दिए गए, तो वो क्या वोट चोरी नहीं हुई? एक जो मकान नंबर 0 कोई मकान नंबर होता नहीं, वहाँ 0 पर 100 150 वोट बने हुए हैं। एक का घर में, अब मेरा रूम है, ये मेरे रूम में क्या यहाँ पे 100 आदमी इस रूम में रह सकते हैं? माने एक छोटे छोटे रूम में 100 वोट बने हुए, तो फर्जी बने हुए। माने जो जिधर कांग्रेस का ज़्यादा वोट है उधर वोट काट दिए गए, और जहाँ बीजेपी का गढ़ है वहाँ फर्जी वोट बनाकर फर्जी वोट बना दिए गए। इसीलिए सरकार वोट चोरी कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। आदरणीय जब हमारा यहाँ का संविधान बना, उसमें वोट गिरने का अधिकार सबको है। तो जब हमारा वोट गिरने का अधिकार छीन लेगा तो हमारे पास क्या बचेगा? ऐसे में क्योंकि आप ये भी देख रहे होंगे कि चाहे चारधाम यात्रा हो और पिरान कलियर क्षेत्र से आप आते हैं, बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जायरीन वहाँ पर भी आते हैं। अभी किस तरह का माहौल भी है? क्योंकि ये भी देखने में नज़र आ रहा है, जैसे बरसात हुई तो पानी काफ़ी बढ़ गया, जगह जगह पानी की स्थिति जो है वो भयानक रूप लेने लगी। किस तरह का माहौल है अभी आपके क्षेत्र में? हाँ, ये हमारे पहाड़ में आपके सामने कितनी आपदाई, और फिर हमारा सारा पानी हमारे ये जिला हरिद्वार को होते हुए जाता है। आज जितने नदियाँ हैं उनके हमने काफ़ी पहले भी कितनी बार प्रस्ताव आए कि इनके तटबंधन बनने चाहिए, जो आज किसानों की ज़मीनें बर्बाद हो चुकी, तो सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। आज अभी हमारे जो आपने चार धाम और कलियर शरीफ की बात करी, हमारे यहाँ कलियर शरीफ का उर्स होता है, अभी अभी उर्स चल रहा है। 2021 में
मैंने 3 मस्जिदों का एस्टीमेट बना था जो दरगाह के पैसे से बननी थी, मगर सरकार, क्योंकि वो जिलाधिकारी के अंदर उसका प्रबंधक देख रेख में जिलाधिकारी के कलेर शरीफ की दरगाह है, उसमें आज 2021 से अब तक फाइल घुमाई रखी, इधर से उधर इधर से उधर, मगर हमारी जो मस्जिद है, जो दरगाह की बड़ी मस्जिद है, उसमें पानी टपक रहा है। मान लो जब हमारे पे इतना पैसा दरगाह में है तो वो काम होने वाला क्यों नहीं होता, जो जो ना होने वाला वो काम करते हैं। अभी भी हमारे जायरीनों के लिए जर्मन हैंगर लगा जो दरगाह के पैसे से लगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो सादाब शम्स और लोगों ने उन्होंने एक कार्यक्रम करा, वहाँ से भाजपा का कार्यक्रम करा, तो गलत है। अगर उन्हें कार्यक्रम करना होता तो अपने निजी पैसे से उसमें हैंगर लगवाते, मगर दरगाह का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। जो दरगाह का पैसा जहाँ लगना चाहिए, हमारी मस्जिदों में, हमारे दरगाह में, वो वहाँ पे नहीं लग रहा, तो इसलिए सरकार बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रही। हमने कितनी बार अधिकारी को भी कहा कि ये जो होने वाला काम वो दरगाह के पैसे से होना चाहिए। हमें सरकार से कोई पैसा नहीं चाहता, सिर्फ दरगाह पर अपना पैसा, दरगाह का पैसा भी रिलीज नहीं करे तो और क्या करेंगे अधिकारी। 2027 की क्या कुछ तैयारियां हैं कांग्रेस की, और किन मुद्दों को आधार बनाकर इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, और क्या कुछ तैयारियां अभी से आप लोगों ने करनी शुरू कर दी? काफ़ी ज़्यादा वक्त नहीं बचा। हाँ, तैयारी हमारी, क्योंकि तैयारी तो जनता ने खुद कर ली, क्योंकि जब जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, वादे पूरे नहीं हुए। आज जनता ने मन बना चुका है कि आने वाला 27 का चुनाव कांग्रेस के पक्ष में जाएगा और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम सब एक होकर, हमारे सारे बड़े लीडर, अभी हमारे जिला अध्यक्ष का चुनाव हो रहे हैं। माने एक तो पर्यवेक्षक जो बनकर आया, जो ऑब्जर्वर बनकर आया, सेंटर से आया, यानी कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में भेजा, और 3 हमारे एक ज़िले पर हमारे लोकल के पीसी से पदाधिकारी लगाए गए। तो अभी चुनाव चल रहा है, निष्पक्ष बढ़िया चुनाव होगा। और जी हमारे जो जिलाध्यक्ष बनेंगे, जिलाध्यक्ष बन के हमारे जो भी प्रदेश अध्यक्ष का जो हाईकमान का नेतृत्व वो होगा, तो इसलिए हम बड़ी मजबूती से एक होकर चुनाव लड़ेंगे और 2027 में कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बना करेंगे। लेकिन मुद्दे इस बार के कौन से ऐसे अभी से आपको लगने लगे हैं कि जो काफ़ी हावी भी हैं, और जो आपको लगता है कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये मुद्दे उठाए जाने चाहिए? मुद्दे ये है, मान लो आपदा देख लो आप, आज कितनी बड़ी आपदा ही, आज लोग परेशान हैं। मान लो महंगाई देख लो, और जी बहुत मुद्दे तो यहाँ, क्राइम देख लो, कितना क्राइम रहा, तमाम पैसा का बंदर बांट हो रही है आपके सामने सारा, तो बहुत मुद्दे हैं। मुद्दे तो इतने गिनवाए भी नहीं जाते, इसलिए मुद्दे भी बहुत है, और हम हर मुद्दे को उठाएंगे भी, और हम सब मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। पलायन और रोजगार के मुद्दे भी काफ़ी हावी हैं, क्योंकि राज्य में ये भी देखा जाता है कि रोजगार की स्थिति काफ़ी कम है। हाँ, रोजगार तो देखो बहुत जरूरी है। जब भी बेरोजगारी बढ़ती है, जब भी क्राइम बढ़ता है। आज हमारे प्रदेश में, हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। आज हमारे पढ़े लिखे बच्चे घूमते फिर रहे, उन्हें कोई नौकरी या रोज़गार नहीं मिल रहा। तो जब उन पर रोज़गार नहीं होगा तो उनकी निगाह गलत काम पर जाएगी, वो गलत काम की तरफ को बढ़ेगा, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। तो हमारा तो यही कहना, हमें अब भी यही कहना है कि सरकार से कि जो हमारे युवा पढ़े लिखे उन्हें रोज़गार दो और महंगाई कम करो। अगर ये नहीं करते तो आने वाला टाइम यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, वैसे पंचायत चुनाव क्योंकि हाल फिलहाल में जब हुए तो कई तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए। अब क्योंकि 2027 का इलेक्शन भी है, कैसे एकजुट होकर के ये इलेक्शन लड़ाया जाएगा? क्योंकि अक्सर ये भी कहा जाता है कि भाई कांग्रेस पार्टी में फूट है, नेता अलग अलग चलते हैं, तो क्या इसको लेकर के आपका कहना है? और जो क्योंकि पंचायत चुनाव में हुआ आरोप आपने लगाए, तो क्या 2027 के लिए भी आप तैयार हैं? नहीं, जो आपके सामने जब हमारे यहाँ जिला पंचायत का चुनाव जिला हरिद्वार में हुआ, तो जो हमारे जिला पंचायत सदस्य जो जीते, उनके प्रमाण पत्र जब मिले, जब उन्होंने आश्वासन दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट को वोट देंगे, जब उनके प्रमाण पत्र दिए गए ज़्यादातर, ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ पर हुआ। हमारे नैनीताल में हमारे नेता प्रतिपक्ष को धक्का दिया गया। हमारे जो माननीय विधायक सुमित हृदय जी, हमारे भुवन कापड़ी जी, और जो हमारे पूर्व विधायक, सबको आपके सामने ज़बरदस्ती 4 वोट को उठा कर ले गए, 4 या 5 वोट को उठा कर ले गए। तो उनके वोट जब वोट उठा कर ले गए, तो क्योंकि हमारा वहाँ पर जिला पंचायत का चेयरमैन बना था, तो इसलिए सरकार ने बड़ी गुंडागर्दी की, जो वो लोकतंत्र के लिए जो हमारा संविधान में के हिसाब से जो चुनाव होना चाहिए, तो वो इन्होंने नहीं कराए, तो उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। लेकिन अब 2027 भी है, तो उसके लिए सतर्क हैं आप लोग?
हाँ, बिल्कुल सतर्क हैं और जी, क्योंकि अब तो ये चुनाव आम जनता का चुनाव है और आम जनता ने जब मन बना ही लिया कि हम इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकेंगे, तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल 100% इंशाल्लाह कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। फुरकान जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना रुख रखने वाली है और किस तरह जनता के बीच में जाने वाली है। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।